बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मौसम बदल रहा है, यानी कि आज मुझे एहसास हो गया कि कराची में भी सर्दी ने एंट्री ले ली है। बहरहाल वेरी नाइस, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, ये है अशफाक साद सत्ती। और जब मैं मौसम बदलने की बात कर रही हूँ, जो मूड का भी आपका अच्छा होता है उसके पीछे मौसम भी एक वजह होती है, लेकिन जो वीकेंड पर हुआ है उसने भी हमारे मूड को चेंज कर दिया है। जी, वीकेंड पर ऐसा कुछ हुआ जो कि गुज़िश्ता 22 साल में नहीं हो सका था। सोचें, हम में से कई लोग उस वक्त स्कूल जाया करते होंगे, कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। नसीम शाह, हु इज द पार्ट ऑफ दिस टीम, उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। जेसन गिल्स्पी जो इस टीम में हमारे कोच हैं, उस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। वसीम अकरम जो इस वक्त कमेंटेटर हैं, वो उस वक्त प्लेइंग 11 में शामिल थे। जस्टिन बीबर का किसी ने उस वक्त नाम नहीं सुना होगा, स्मार्टफोन्स का किसी को पता नहीं था जब ये वाकया पेश आया 22 साल पहले। 2013, 12, 13, 14 में जाके स्मार्टफोन्स और ये आपका 4G और 3G आए थे। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन तो बहरहाल मोबाइल फोन्स थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। That's what I mentioned। लेकिन आपने बड़ा बिल्कुल दुरुस्त कहा, 22 साल बाद पाकिस्तान कोई ऐसी सीरीज कहते हैं ना कि होम ग्राउंड में हराया ऑस्ट्रेलिया को, और पाकिस्तान वाहिद टीम बन गया है जिसने 2 दफा होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को है। तो ODI में हमने जो शिकस्त दी है लगातार जो 2 मैचेस, लेकिन अशफाक दूसरे मैच में जो कामयाबी हासिल की, आई थिंक वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिलाशुबा तीसरे मैच में जो तब्दीलियां कर दी थी ऑस्ट्रेलिया ने, बिकॉज़ दे वांटेड टू रेस्ट देयर की प्लेयर्स, वो बड़े कॉन्फिडेंट। तो वहां पर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जी ये तो ऑस्ट्रेलिया ए से भी बुरी टीम इन्होंने कंपाइल की है। तो भाई, इससे पहले जो दूसरे मैच में टीम थी उसमें पैट कमिंस भी थे, हेजलवुड भी थे, स्टार्क भी थे, लेकिन वो तीनों मिलके एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए थे और 9 विकेटों से हम जीते थे। तो इसमें भी पाकिस्तान ने वही दोहराया। आई एम ग्लैड कि हमारे ओपनर्स अच्छा खेले। आई एम ग्लैड कि बाबर आजम who is getting back into his rhythm, उन्होंने दोनों मैचेस में विनिंग शॉट खेला अगेंस्ट एडम ज़ेम्पा। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव। पाकिस्तानी टीम ने यूं एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो था वो तोड़ दिया है, और बड़े अरसे बाद हमें वो मंजर देखने को मिला अशफाक, जो सारे बैठते हैं ना आखिर में जो फोटो शूट हो रहा होता है। सदफ अब्दुल जब्बार, द क्रेडिट गोज टू मोहम्मद रिजवान फॉर हिज एग्रेसिव कैप्टेंसी। मैंने इससे पहले कब देखा था कि कोई कैप्टन, हमारे बाबर साहब, ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन बट ही वाज अ गुड कैप्टन। डिफेंसिव उनका माइंडसेट था, सरेंडर करने वाला। यहाँ पर आप रिजवान को देखें, 4 स्लिप के साथ खेल रहे थे इन एन ODI, और रिजवान आपको हर जगह एक्टिव नजर आए। ये मंजर मैं कह रही हूँ हमें काफी अरसे बाद देखने को मिला है पाकिस्तानी टीम का। बहरहाल आपको पाकिस्तान की जीत पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दादा, वैसे देखिए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबाह उल हक, you name them, Babar Azam, there were so many captains who went there and who tried to play Perth, Gaba, उसके अलावा बाकी एडिलेड, और इसके अलावा MCG, सब जगह में उन्होंने खेलने की कोशिश की, जीतने की कोशिश की। और हम उस वक्त अपने आप को क्रेडिट कब दिया करते थे? किसी एक आध मैच में फाइट करके करीब पहुंच जाते थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि हाँ जी, बड़ा टफ टाइम दिया। रिमेंबर जो 2002 में जब हम जीते थे, तो उस वक्त शोएब अख्तर जो थे, उन्होंने तबाही मचाई हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। तो वो जो एक टीम थी पाकिस्तान की, बड़ी डिफरेंट टीम थी। बेस्ट साइड। और अब जो हमारी टीम है उसने बड़ा ज़बरदस्त, यूँ अगर हम देखा जाए जिस तरीके से हम हार रहे थे, तो हम एक फेवरेट टीम भी नहीं थे इस टूर्नामेंट में। यानी कि वसीम अकरम जो डिस्कशन क्या चल रहा था बैठे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर एक वनडे मैच भी जीत जाए तो ये भी बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन हो रही थी शायद हाशमी साहब से, तो वो यही कह रहे थे कि जीतना तो है नहीं, जीतना तो है नहीं, लेकिन चलो अगर टफ टाइम दे दें तो। कह रहे थे देखिए, यहाँ तो हमने जो है वो स्लो पिच बना के स्पिन करा ली, वहाँ क्या करेंगे। चलें जी, सोशल मीडिया का जरा तस्करा कर लेते हैं। तो इस आजकल आपको पता है कि इट्स अनदर मीडियम जहाँ पर बहुत ज्यादा मीम्स का एक पूरा सा एक तमाशा बन जाता है, और उसकी वाकई वजह भी है, इतने अरसे बाद एक जीत हो तो सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे। और 2002 में सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। 22 साल पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन अब है। तो अब जनाब, क्या कमेंट्री में जो शुरू में कहा था ना कामरान गुलाम को, दिस इज नॉट मुल्तान, दिस इज MCG बेबी, ये कहा था किसने? डेविड वार्नर ने। तो उसके बाद फिर जो है वो मीम्स का जो तूफान आया, वो जरा दिखाते हैं आपको। An amazing thing। बड़ा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है इस तरह की चीजें देखकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई, मुझे कह रहा था कि ये मुल्तान नहीं है। हाँ, तो उसने फिर देखा कि उनके टीम के साथ क्या हुआ। तो चले, नजीबुल हसनैन साहब, आज सुबह सवेरे कोई मैच भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको उठाया और उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो नजीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रदर। 22 साल बाद मैं वो वैसे गिनवा रहा था कि कई लोग हमें से स्कूल जा रहे थे, क्या कुछ सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, ये स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, नसीम शाह पैदा भी नहीं हुए थे, और न जाने क्या क्या। तो और पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम ब्रदर।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप दोनों को। और आज जगाने की जरूरत नहीं थी, आज तो खुशी में हम सोए नहीं है क्योंकि 22 साल के इंतजार के बाद ये खुशी मिली है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ये जो टर्न अराउंड है, मैं बार बार कहता हूँ, ये टर्न अराउंड वहां से शुरू हुआ जब आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचा, जब आपने ये रियलाइज किया कि आपको किस तरह से जीतना है। आप मीडियोकर परफॉर्मेंस से बाहर निकले, आपने टेस्ट में वो मुल्तान वाला दूसरा टेस्ट जीता, तीसरा टेस्ट जीता, सीरीज जीती, कप्तान बदला अपने वनडे साइड का, अपना लिमिटेड ओवर का कप्तान बदला और उसके बाद आप गए। अब देखिए कैसी अजीब सी बात है कि एक हफ्ते पहले गैरी कर्स्टन के छोड़ने पे भी हम पे इल्जाम आ रहा था कि पाकिस्तान देखो इतने अच्छे कोच को नहीं रख पाया। तो बस ये अल्लाह इज्जत देता है जिसको दे दे। जेसन गिलेस्पी के नसीब में ही आना था तो वो उनको मिल गया। और सबसे जबरदस्त बात ये कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो रिचार्ज होकर आए, उनको एक मच नीडेड ब्रेक की जरूरत थी, वो मिली। और उसके बाद देखें आप क्या जबरदस्त। तो नजीब, तीसरे मैच में तो चले हम देख रहे हैं काफ़ी तब्दीलियां थी, लेकिन जो सेकंड मैच से जो चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई, आप मेन इसमें फैक्टर किसे कहते हैं? रिजवान की कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी पाकिस्तान और जो कॉन्फिडेंस वो शो कर रहे थे, जो उनकी हमने मीडिया टॉक देखी मैच से पहले की, उन्होंने कहा हम क्यों नहीं जीत सकते, आपको लगता है कि ये एक बुनियादी फैक्टर बना है? 100% मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि रिजवान की कप्तानी, उनका माइंडसेट, उनका एक होता है ना नेवर से डाई एटीट्यूड, कि आप कहते हैं कि भाई मैं कर सकता हूँ। आप चाहे स्किल में थोड़े कम हो, लेकिन अगर आप अपना 110% देते हैं ना, तो फिर आप अपने लिए जीत के रास्ते आसान कर देते हैं। तो रिजवान ये काम कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह अब क्योंकि अशफाक खुद भी क्रिकेट खेलते हैं तो उनको भी आइडिया होगा इस बात का कि जिस तरह से अपने बॉलर्स को यूज किया है ना, वो बड़ा कमाल है। कि हम हमेशा एक जुमला सुनते हैं, मैच को डीप लेके जाना है। तो भाई कितना डीप लेके जाना है? अगर आपने अभी अटैक किया है तो करते रहिए। लेकिन नजीब एक और चीज भी है कि भाई इससे पहले मुझे बता दें जरा कि हमने कब देखा था 3-4 स्लिप्स ओडीआई में, कब देखा था इतने एग्रेसिव फील्ड चेंजेस, इतना एनिमेटेड कोई कैप्टन हमने कब देखा था? 2 चौके पड़ जाते थे, स्लिप वगैरह सारी हटके सारी बाउंड्रीज बचाने हम चले जाते थे। देखिए पाकिस्तान के लिए ये मशहूर है कि जब हमारा प्रेशर बनता है ना, हम ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं सामने वाली टीम को। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभार ऐसा होता है 25 पे 5 आउट हैं, 40 पे 6 आउट हैं, उसके बाद से सामने वाली टीम जाके 200-250 करती है, तो वो हम उनको स्पेस देते हैं। इस बार वो नहीं हुआ। यहाँ देखिए, अगर कल आप ऑप्टिस स्टेडियम है, चाहे सामने वाली टीम इतनी स्ट्रांग नहीं भी थी, ऑप्टिस स्टेडियम में यहाँ 220-230 बनते, पाकिस्तान मैच हार जाता। तो आपने वो जो फायदा उठाया है प्रेशर डाल के शुरू में, उसको मेंटेन करते हुए रिजवान ने अपनी जो चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड ली, जिस तरह से बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अमेजिंग। सारा क्रेडिट जाता है कप्तानी को भी। और साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत सारी बातें चल रही थी कि हारिस रऊफ बहुत रन देते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत सूट करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और गेम सारे उनकी बॉलिंग से बदले। तो क्या ये जो उन्होंने एक बिग बैश लीग खेली है उसका तजर्बा काम आया है, या आप समझते हैं ओवरऑल जो एक टीम की रिदम बनी है बिकॉज ऑफ जिस तरह हम यहाँ जीते टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, वो एक विनिंग स्ट्रीक में हम आ गए हैं? और इज इट टू अर्ली टू से दैट? नहीं, दोनों चीजें उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और दूसरा जो आपने हारिस रऊफ के वहां खेलने की बात की बिग बैश, वो तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा हुआ है। अब आप देखें मैक्सवेल उनके टीममेट है, 3 मैचेस में 2 बार 0 पे आउट किया उनको। तो वो जो वहां की कंडीशंस को वो समझ रहे हैं ना और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, ही वाज लाइक प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज, लेकिन बड़ा उन्हें हम्बली कहा कि बस इट वाज लक कि मैंने मैक्सवेल को आउट कर दिया बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार। एक चीज़ मुझे ये ज़रा बताइएगा कि जो हमने फील्डिंग देखी ऑस्ट्रेलियंस की इन द थर्ड ओडीआई, कैचेस वर ड्रॉप्ड एंड चांसेस वर गिवन, क्या चल रहा था वहाँ पर? देखिए मसला ये कि अब हमेशा क्या होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेले ना, मेरा हमेशा एक जुमला है कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ टीम, इट्स अ माइंडसेट। जब आप उनको चढ़ के खेलेंगे, जब आप उन पे अग्रेशन दिखाएंगे, तो वो फिर पीछे लग जाते हैं, फिर वो डाउन होने लगते हैं। तो कोई उनके, अब इंडिया के साथ क्या है, इंडिया वहां जाता है 10 साल से बॉर्डर के बाद फिर ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा ऑस्ट्रेलिया, ये कोई सोच सकता था? इंडिया उन पे प्रेशर डालता है तो वो पीछे हो जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। यही पाकिस्तान ने किया। ये फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा काम आएगा कि जब आप उनको अग्रेशन शो करेंगे वो परेशान हो जाएंगे। चले जी, थैंक यू सो मच नजीबुल हसनैन फॉर बीइंग विद अस। और सुबह मेरा एक ही सवाल है, रिजवान को पहले ही कैप्टन बना देते?
नहीं तो वर्ल्ड कप में रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था और ये डिसीजन बाबर को खुद लेना चाहिए था। अगर ये मैच्योरिटी होती तो वो ये कहते कि भाई आई एम सच अ, बाबर इज द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन वी हैव, तो वो अपनी बैटिंग पर अब फोकस कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कैप्टेंसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पीसीबी का था ना, पीसीबी खुद भी बंदा स्टेप डाउन कर सकता है अगर नहीं हो रही। एक तो शाहीन को उन्होंने कैप्टन बनाया, फिर जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली उनको जो है कैप्टनसी से हटाया, तो ये बड़ा बुरा एक कहते हैं ना इम्पैक्ट बना। जब मैं देख रही थी वो माइकल वॉन ने ट्वीट किया हुआ था, वो ये कह रहे थे जी पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल सकता है अगर अपनी क्रिकेट में वो सियासत जो है उसको खत्म कर दे। लो ये तो नहीं हो सकता। तो ये सोचें अब आप, वो एक ऑब्जेक्टिव, हम समझें कि वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, तो उनकी राय ये है। तो भाई पाकिस्तानी अवाम ये कहते हैं कि डू व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, हमें सिर्फ जीत से मतलब है, या फाइट करते हुए अपने पहले ओडीआई हमारे थे लेकिन उसमें हमने फाइट किया था तो हमें अच्छा लगा था। अच्छा जी, नफरत की सियासत की बात करें तो फिर ये जेंटलमैन्स जो गेम है उसके लिए रुकावट बन गई है। भारत की हुकूमत ने हस्ब रिवायत अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और भारतीय हुकूमत का फैसला यकीनन खुद भारतीय शायकीन पर भी बिजली बनकर गिरा होगा। सदफ, अच्छा, अब आपको अंदाज़ा है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है सबसे ज़्यादा उसके टिकट बिकते हैं, सबसे ज़्यादा मैच देखने वो लोग आते हैं, चाहे वो सीरीज़ कहीं पर भी हो रही हो, रेवेन्यू जनरेट होता है, मीडिया पे उसकी रेटिंग्स टीआरपीज आ रही होती हैं। उसके बावजूद भारत हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करता है, पाकिस्तान को इस पोजीशन में ले आता है कि हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के जो दोनों साइड के, दोनों मुल्कों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ के, दोनों वहाँ की जो आवाम है वो क्रिकेट को बहुत पसंद करती है, मैच देखना चाहती है। और जैसे कि हमारे बहुत सारे तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स के वो ये कह रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी यहाँ आएंगे उन्हें बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार मिलेगा। हम वो लोग नहीं हैं जो नफ़रत की सियासत जो है या हमारे दिलों में जो है खिलाड़ियों को लेकर किसी भी किस्म का बुक्स हो। अफसोसनाक सूरत हाल है, मैं हैरान ही होता हूँ कि इस पर क्या हो सकता है। हमारे साथ कौन है जी? शायद हाशमी साहब हैं। अच्छा, और शाशमी साहब है नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। लेकिन पाकिस्तान ने भी कुछ फैसलों का इशारा दिया है कि हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो नहीं अगर बॉयकॉट करेंगे। तो अच्छा चले जी, तो बात कर रहे थे शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमें ज्वाइन करें। उसके साथ साथ चंद्रेश नारायण है, क्रिकेट ऑथर एंड ब्रॉडकास्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहिद साहब, हमने यहाँ पर पाकिस्तान की सरजमीन पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा। बड़ी तवक्को थी ऐसा होगा, लेकिन अब ये बराह रास्त आगाह कर दिया गया। हालांकि जयशंकर साहब यहाँ पर आए थे तो लग रहा था कि उस वक्त जो डिस्कशन हुआ था तो शायद ये इजाज़त दे दे। योर थॉट्स सर? ये हमारी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स गई थी कि जयशंकर साहब आए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने जाते ही उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ये डिनाई कर दिया कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई पेशरफ नहीं है। तो उनका तो स्टांस बड़ा रिजिड है और जाहिर है कि पाकिस्तान की बड़ी जनरेशन एक है जिसने इंडियन प्लेयर्स को अपने सामने नहीं खेलते देखा, यहाँ पर नहीं आए। 2008 में जाहिर है जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, अब वो क्रिकेट में जो शौक रखते हैं उन्होंने कभी भी नहीं देखा इंडियन प्लेयर्स को। ऑल्दो के विराट कोहली पाकिस्तान आ चुका है, 2006 में एक जूनियर टीम आई थी उसके साथ, नेशनल टीम में नहीं था, छोटा सा विराट कोहली था, अब बहुत बड़ा हो गया है। तो इंडिया के स्टांस हमेशा से रिजिड है, वो पॉलिटिक्स मिक्स करते हैं स्पोर्ट्स में, वो उन चीज़ों को जो कि वो कभी भी प्रूव नहीं कर सके वो सामने लेके आते हैं, कहते हैं नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। दरअसल इसमें सबसे बड़ा कसूर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है। एक बगैर दांत की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, कोई बेल्जियम से हो, कोई यूनाइटेड स्टेट्स से हो, कोई चाइना से हो, कोई जापान से हो, तो वो फैसला करें तो पता चले। और फिर एक ही मुल्क से 80% अगर पैसा आ रहा हो क्रिकेट खेलने का तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है और वो मनवा भी लेता है अपनी बात, इसलिए कि उसका क्लाउड होता है। अगर तो वो अपनी क्रिकेट की बेस पे, इंडिया एक टॉप क्रिकेट टीम है, बड़ा अच्छा खेलती है तीनों फॉर्मेट में, अगर वो क्रिकेट की बेस पे सारे फैसले करवाएं तो सही है, लेकिन वो अपनी क्लाउड की वजह से, अपनी पैसों की वजह से फैसले करवाएं। चंद्रेश, आपकी तरफ मैं आऊँगी। पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें इंडिया से भी टीमें आती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं जहाँ क्रिकेट की बात आती है तो एक बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड हमें नज़र आता है। पाकिस्तान ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की बात की, जिसमें ये कहा कि आप मैच खेलें और फिर फ़ौरन से ही आप वापस चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया नहीं आकर खेलना चाहता। जो रीज़न्स दी हैं ज़रा थोड़ा सा उसे एलेबोरेट कर देंगे कि भारत ने ऐसी क्या रीज़न दी है जबकि पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तान देने को तैयार है?
ये जहाँ तक खबर आई है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को ये इन्फॉर्म किया है कि भारतीय गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दिया ट्रैवल करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है ये ज्यादा उन्होंने एलाबोरेट नहीं किया है। अच्छा। पर ये गवर्नमेंट लेवल पे उनको कहा गया है, और उसके बाद उन्होंने वही चीज आईसीसी को इन्फॉर्म किया जो आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया। तो अब तक यही इतलात आ रहे हैं इस मामले में। और ये तो मेरे ख्याल से जिस दिन ये अवार्ड किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को, उसी दिन मेरे ख्याल से ये तय हो गया था कि जो भी होगा इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर ही होता है। अगर कोई कांटेक्ट होता है तो फिर उसी के बाद आगे बढ़ता है मामला। अच्छा, एक चीज़ चंद्रेश मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं थी। हमें बड़ा अच्छा लगा था कि जब एससीओ का इजलास हुआ था तो उस वक्त जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से तो मुलाकात नहीं है, ये तो चूंकि इवेंट हो रहा है तो हम आ रहे हैं। सेम गोज़ फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, वो बायलैटरल सीरीज़ के लिए नहीं आ रही, वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने पाकिस्तान से या जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए आ रही थी। तो एक चीज़ जायज़ है, दूसरी नाजायज़, ये क्यों? नहीं, मेरे ख्याल से आप इसको इस तरह से देखें कि वो एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट था। यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी असेसमेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने ये किया है कि हम मतलब करीबन हम 30-35 का डेलीगेशन होगा, स्क्वाड में 15-16 लड़के होंगे, उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं 15-16। तो वो उस लिहाज से कह रहे हैं कि हम 30-35 के इस स्क्वाड का हम सिक्योरिटी हमें कंसर्न है, इसलिए हम उनको नहीं भेजना चाहते। आईसीसी डील विद इट बिकॉज आप ये देखें एससीओ का जो यहाँ पर समिट हुआ था उसके अंदर कितने मुल्कों के डेलीगेशंस आए थे। सिर्फ रशिया का जो हमारे पास डेलीगेशन आया था वो 77 लोगों का था। वो सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त मेंटेन की गई थी। प्लस दैट इज़ आईसीसी's जॉब टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेट, या फिर यहाँ पर अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भेजें। प्लस हमने ये भी ऑप्शन दिया था कि आप टीम खिलाएं और उसके बाद वापस इंडिया उनको ले जाएं इफ दैट वाज फिजिबल फॉर देम। अभी आपने शाहिद भाई की बात सुनी तो शाहिद भाई ने बड़ी क्लियरली कहा कि जो आईसीसी है वो एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मेंबर मिलकर होता है। आईसीसी कोई अलग बॉडी नहीं है जिस तरह से yes, we understand. फीफा है, वो इट इज नॉट इट इज अ मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। सारे मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं ये, और उसमें पीसीबी भी आईसीसी है, बीसीसीआई आईसीसी है, सारे बोर्ड्स जो है, सारे मेंबर बोर्ड्स जो है वो आईसीसी है। आईसीसी कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं। वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमें ये लगता है कि जब यहाँ पर फैसलों की बात आती है तो वहाँ पर बिग 3 जिनमें इंडिया भी शामिल है, ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करता है तो उनकी ज्यादा सुनी जाती है कंपैरेटिवली। मेरे ख्याल से सबकी सुनी जाती है, तो मैं जानता हूँ आपकी बात कि वो आप लग रहा है कि आपको इंडिया की ज्यादा सुनी जाती है, पर इस मामले में जो है मेरे हिसाब से पहले दिन ही जिस दिन ये टूर्नामेंट अवार्ड किया गया था, ना सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी, हर टूर्नामेंट जो 2023 से लेकर 31 तक अवार्ड किया गया था, उस सब पर जब फैसला हो रहा था तब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि तब जब मेंबर बोर्ड बैठ के बात करते तभी इस बात को उठाना चाहिए था कि मैं यहाँ पे ये टूर्नामेंट होगा, क्या आप अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, उसी दिन आप अगर क्लियर कर देते तो बेटर होता। अच्छा, मैं शाहिद साहब से पूछे थे। शाहिद साहब, ये बात ठीक है जो चंद्रेश यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये ज़ाहिर है ये तो हमेशा से हमें आइडिया है कि इंडिया यही कहेगा, पिछले रिकॉर्ड अगर हम देखें तो, लेकिन कोई पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे, जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे? होना नहीं चाहिए, या तो पूरा टूर्नामेंट ले जाएं, पूरा टूर्नामेंट यूएई में ले जाएं, वहां जाके खेलें। और कल की जीत मेरे हिसाब से इसलिए पाकिस्तान की अहम है कि पाकिस्तान अब रैंकिंग में ऊपर जाएगा, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग इमेज बेहतर होगा, लोग पाकिस्तान को रेस्पेक्ट देंगे कि ये वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। जब आपको एक बड़ा अच्छा इमेज मिलता है फिर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है उसके साथ, फिर आपको वैल्यू मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है। और जब पाकिस्तान को सितंबर 2021 में अवार्ड हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त इंडिया ने ये नहीं कहा था कि हम शिरकत नहीं करेंगे, हमारी सब्जेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी, वो अंडरस्टूड था कि होगी। लेकिन इतनी बोर्ड मीटिंग इन 2 सालों में हो गई, इंडिया ने कभी हिंट नहीं दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। और ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन कोई खास नहीं है। हम एक ऑप्शन हमारे पास ये कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह
हमारी गवर्नमेंट के सोर्सेज कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार करते हैं। उसमें हमने एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक होस्टिंग राइट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है, उसमें हमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, लेकिन हम ये कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, इस पे हम बात तो कर सकते हैं चंद्रेश। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान इंडिया मैच कह देंगे जी ये नहीं होता, फिर नहीं होता। अगर हमारे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान का है ठीक है आप दुनिया में किसी भी ग्राउंड पर करा लें, आप इंडिया जहां खेलना चाहता है खेले, हम वहां जाके खेलें, डंके की चोट पे खेलें, इंडिया को हराएं और टूर्नामेंट जीतें। लेकिन ये तो चले, ये तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हमें बात जरूर करनी चाहिए। चंद्रेश, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा कि पीपल हियर दे वर वेरी एक्साइटेड कि वो बड़े अच्छे खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर क्रिकेट की बात आती है तो उसके अंदर अनबायस्ड होके लोग प्यार भी करते हैं भारतीय खिलाड़ियों से और उनको यहाँ पर देखना भी चाहते हैं कि वो खेलें। पहले भी जब भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर आए तो उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की गई, उनको बड़ा प्यार दिया गया। तो क्या ये चीज़ वहाँ के अवाम और वहाँ की अवाम तो समझते होंगे आई एम श्योर, लेकिन जो कम्युनिटी है क्रिकेट से रिलेटेड या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे, या गवर्नमेंट का ही सिर्फ इशू है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए इंडिया पाकिस्तान का हमेशा ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन होता है। 78 में भी जब गए थे भारत की टीम बिशन बेदी की कप्तानी में, तब भी गवर्नमेंट ने चाहा था इसलिए गई थी। 2004 में भी जब भारत की टीम आई थी पाकिस्तान, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ साहब थे, उन दोनों के जाने पर ही हुआ था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर ही डिस्कशन और डिसीजन पे बेस्ड है। इसमें क्रिकेटिंग कम्युनिटी का कोई पर्सनल ओपिनियन इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब अगर आपका गवर्नमेंट कहता है कि आपको जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कोई ओपिनियन तो हो सकता है कि वो खेलना तो चाहते होंगे। इसमें देखिए, इसमें अलग आप कुछ कर नहीं सकते ना। आप भले ही आप कहते हैं कि नहीं जाके खेलना है, पर अगर आपका गवर्नमेंट ही कह रहा है कि आप नहीं खेल सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप उस मामले में। कोई सजेशन आप देना चाहें कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि जब ये टूर्नामेंट्स अवार्ड होता है, मैं चाहूंगा कि वो बोर्ड मीटिंग पे तब उस वक्त क्लियर बात होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है कि जब अवार्ड होता है सारे लोग बैठ के हाँ हाँ कर देते, क्योंकि उनको पता है 3-4 साल बाद कोई और बोर्ड मीटिंग में आ रहा होगा और तब उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से सबको उसी वक्त डिसाइड कर लेना चाहिए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो तो हम नहीं दे रहे, बस खत्म। मतलब एज इन लाइक टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब किसी और को दे देंगे, कहीं और करा लेंगे। स्टार्ट में डिसाइड होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लास्ट मिनट पे आप नहीं कर सकते कि मतलब सबके साथ। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चला गया वहां पर। अब आपको ऐसी सूरत हाल में आपको पता नहीं है कि ये ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला है, पर आपको हमेशा अंदाजा होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सिचुएशंस क्या है। आपको उस तरह से टूर्नामेंट्स को एलोकेट करना चाहिए। एंड आई थिंक काफी बार ये टूर्नामेंट एलोकेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते नहीं है, और फिर हम सब फिर 3-4 साल बाद वापस उस मामले पर बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। थैंक यू सो मच चंद्रेश एंड शाहिद हाशमी साहब फॉर बीइंग विद अस सर। तो ये है सिचुएशन। देखते हैं जी आगे मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अब पाकिस्तान में क्या इस हवाले से राय पाई जाती है, शहरी क्या कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है, सो जरा देख लेते हैं। होता है ना, क्योंकि भारत कौन सा कोई पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ कंट्री तो नहीं है। इंग्लैंड खेल के गया है, ऑस्ट्रेलिया भी पहले हमारे पास आई है, तो अगर उनको कोई इशू नहीं है तो इंडिया को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वो एक वर्ल्ड कप वहाँ पे ऑलरेडी खेल के आ चुका है, इंडिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान आए। और सिर्फ इंडिया ने ही पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, दूसरे मुल्कों की टीमें भी यहाँ पर आकर खेलेंगी। और अभी ऑस्ट्रेलिया से हम मैच खेलने से पहले इंग्लैंड होकर यहाँ से गई है, तो क्या किया जा सकता है? ब्रेक ही ले सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची से एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची का इलाका है बल्दिया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब हादसा हुआ है और हादसे में एक बच्ची जाँ भाग, जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफजल खान मजीद हमें इससे मुतालिक बता रहे हैं, बताइएगा अफजल। मजीद मालूमात आई हैं तो इंतहाई अफसोसनाक मालूमात हैं कि ये अब्दुल रब नामी शख्स है जो अपने 2 बच्चों और एक बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था और इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी मोटरसाइकिल को हिट किया है, जिसके नतीजे में ये चारों शदीद जख्मी हुए हैं।
और फिर उन्हें यहाँ से ईडी एम्बुलेंसेस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया जिसकी शनाख्त अब्दुल लतीफ़ के नाम से हुई है और इस वक्त सिविल अस्पताल में अब्दुल रब, उसकी एक बेटी और एक दूसरा जो बेटा है वो ज़ेरे इलाज है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब हादसे का जो जिम्मेदार ड्राइवर था वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को तलाश किया जा रहा है और उसके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस हादसे के बाद इस मुकाम पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई थी। अब ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल कर दिया गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान। नहायत दुखनाक वाक़या है। अल सुबह ये हादसा पेश आया जिसकी हम बात कर रहे थे। और एक और ट्रैफिक हादसे की खबर है जहाँ पर लियारी एक्सप्रेस वे पर एक तेज़ रफ्तार जीप नीचे गिर गई और ये वाकई अफसोसनाक नौयत का वाक़या है। और आप ये देखें कि किस तरह से ये तेज़ रफ्तारी से जा रही होगी कि ये हादसा पेश आया। तो नज़ीर शाह हमें इसकी तफसीलात बता रहे हैं। नज़ीर शाह बताइएगा इससे मुतालिक। आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे के करीब मौजूद हूँ जहाँ पर तेज़ रफ्तारी की बायस एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी जो लियारी एक्सप्रेस वे से ऊपर से नीचे आकर गिरी है, जिसके नतीजे में एक नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है वो जा बहक, जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर आप गाड़ी देख सकते हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज़ रफ्तार थी कि इसके दोनों एयर बैग भी खुल चुके हैं और यहाँ पर जूते और दीगर सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जाए वकूआ है, यहाँ पर गाड़ी के स्प्रिंग, जंप और दीगर सामान भी टूटकर मौके पर पड़ा हुआ है। सर ये हॉक्सबे से आ रहे थे, बंदा को एक्सपायर हो गया, बाकी जख्मी है। जख्मी को अस्पताल भेजा गया, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, वो थाने वो भी जख्मी है। हाँ वो भी जख्मी है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी, नशे में थे, ये शराब की बोतलें ये वो पड़ी हुई हैं। बिल्कुल देखें यहाँ पर गाड़ी की जो हालत है वो ख़ुद बता रही है कि इसको कितनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ाने की कोशिश की जा रही थी कि हादसा पेश आया। और इसके साथ साथ अभी जो इंकशाफ हुआ है कि ये मुबैना तौर पर ये नशे में भी थे और इसमें जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर जो इसमें अफराद थे उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जी अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ कि ये गाड़ी इट इज़ वन ऑफ द रेजिलिएंट कार्स और ये ख़ास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है। और जब पहाड़ी इलाकों में अगर किसी खाई में भी जाके गिरती है तो इतनी तबाही नहीं होती। यहाँ पर स्प्रिंग निकल गए हैं, गाड़ी का हालत ख़राब हो गई है, सस्पेंशन का जो हाल हो गया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे यस ठीक है बुलंदी है, लेकिन मतलब इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी स्पीड में ये होगी। सो अनफॉर्चुनेट 2 इंसिडेंट हमने और देखिए इसमें एक चीज़ ये हो, जो ड्राइवर हुआ था वो सर्वाइव, जो अगली सीट पे थे वो सर्वाइव, पीछे से जो थे वो जाहिर है कि दे वर वल्नरेबल क्योंकि आगे एयरबैग्स वगैरह भी खुले थे, तो जो इम्पैक्ट था वो कंपैरेटिवली इतना नहीं हुआ। चलें जी, ज़रा अब लाहौर का रुख करते हैं। और लाहौर में जो पिछले कई अरसे से हम इशू देख रहे हैं जो कि इस साल बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया है वो है स्मॉग का इशू। अब ये जो स्मॉग है ये शहरियों के लिए तो मुश्किलात का सबब बन गई है। अब हम देख रहे हैं कि सियासतदान भी, ख़ास तौर पर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें जिनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, इस मौजूदा गवर्नमेंट सेटअप की अगर हम बात करें, वो भी अब इस सारी सूरत हाल में परेशान हमें नज़र आते हैं। इससे पहले जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने कहा कि जी इमरजेंसी लगा दी जाए। अब हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि जी तख्ते लाहौर वाले सियासत के बाद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो गए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस हवाले से पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी किया। और इसी तरीके से PTI की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है जो मुशीर इत्तलात हैं KP बैरिस्टर सैफ के पंजाब में बदतरीन स्मोक के बाइस मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये आप ये देखें कि हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड बन रहा होता है और AQI जब हम चेक करते हैं तो दिल थाम कर ही चेक करते हैं, तो ये परेशानी। और दूसरी एक और चीज़ भी है सदफ अब्दुल जब्बार, कराची का देखें AQI इज़ गुड, इट्स 94। अब ज़ाहिर है कि इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये है कि 100 से नीचे है तो तब भी बेहतर है। लाहौर आज 541 है, कल मुल्तान ने क्रॉस किया आप देखें 1900, फिर उसके बाद पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली से। अब हमें अपने जहन में ये बिठा लेना चाहिए कि सिर्फ भारत रीज़न नहीं है, ये आप लोग, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च इस पे सामने आई है अभी तक, ये जो PM 2.5 है या PM10 पार्टिकल्स हैं, ये 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, ठीक है, हवाएं चल भी रही हों तब भी। और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज से 3 दिन पहले सदफ से बात कर रहा था कि सदफ ऐसा नहीं हो सकता कि जो सोर्स है वहाँ पर इतनी आलूदगी ना हो और जो दूसरे मुकाम है वहाँ पर आलूदगी ज़्यादा हो।
तो अब ये तहकीक भी ये बात बता रही है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर पर पंजाब में भी उन मकामात को देखना चाहिए जहाँ पर ये फसलें जलाई जाती हैं, जहाँ पर ईंटों के भट्टे हैं, जहाँ पर ये कारखाने मौजूद हैं जिनका जहरीला धुआं लाहौर के अवाम की जिंदगियों को कम कर रहा है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आपने इस आलूदा फजा में जहाँ पे 400 से ज्यादा हो वहां पर आपने 1 साल तक रह लिया, समझे आपकी जिंदगी के 7 साल कम हो गए। 4 साल 5 साल तो ये बताया जा रहा है कि ये कम हो गए हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन इसका हल क्या निकाला जा रहा है? बहुत सारे लोग जो सजेस्ट किए गए, जिसमें कहा गया जी रात 8 बजे मार्केट बंद कर दे, जिस पे ताजिर भी इस वक्त एहतजाज की एक कैफियत में। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है जी स्कूल ना जाएं, स्कूल बंद कर दें। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्या किया जा सकता है? और अब ये ट्रैवल कर रहा है सारा मामला पंजाब से केपी की तरफ, तो केपी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बेसिकली ओवरऑल बात ये है कि जो किसान हैं उनसे बात करें और थोड़ा सा डिस्कशन में रहें उनके साथ। देखें दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान काम है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहाँ ऐसा है तो वहाँ पर भी बात करें, लेकिन अपने आपको देखें कि हमारे यहाँ क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। गाड़ियाँ हो सकती हैं, ज़ाहिर है लाहौर की बात करें 50 लाख बाइक्स हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि सिर्फ गाड़ियाँ अगर फैक्टर होते हैं तो फिर कराची आलूदगी के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पेशावर की जब हम बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। अब ये सूरत हाल वहाँ भी हो रही है, तो वहाँ क्या किया जाएगा? इस पर बात कर ले हमारे नुमाइंदे नवाब शेर पेशावर से मौजूद हैं। नवाब शेर, ज़रा आप बता दीजिएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है। दूसरे ये कि क्या गवर्नमेंट जो तनकीद कर रही है पंजाब हुकूमत पे, ख़ुद उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं, क्या सोच रहे हैं वो लोग? जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम सर्द होने और हवा में खुनकी बढ़ने से मुसलसल जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफ़ा हो रहा है और पेशावर शहर का शुमार पाकिस्तान के तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहरों में होने लगा। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो रिकॉर्ड की गई है वो 509 पॉइंट रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर 600 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिनमें चारसदा रोड, दलजाक रोड, वर्सक रोड, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाके शामिल है। क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद है और इन इलाकों पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और मुसलसल जो है वो इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत पंजाब हुकूमत पर तनकीद कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए कोई मुअस्सर इक़दामात नहीं किए। लेकिन सरकारी ज़राए के मुताबिक जो है वो कहा जा रहा है कि खैबर पुख्तनख्वा भी स्मोक पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर कर रही है, जिनमें तिजारती मराकज़ बंद करने समेत जो चंगचीज़ और जो रिक्शा है और जो दीगर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब भी जो है वो 509 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक उनका यही कहना है कि अगर पेशावर में बारिश नहीं हुई तो स्मोक का जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है। लेकिन अब भी जो है वो पेशावर की फ़ज़ा जो है वो ख़तरनाक तरीन करार दी गई है और तिबी माहिरीन जो है वो शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत आप भी एहतियात करें, सारे एहतियात करें, क्योंकि ये मामला जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर रुख करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर। और यहाँ अहमद फराज साहब का एक शेर जो मैं अभी देख रहा था काफ़ी रेलिवेंट है कि मैं आज जद पर अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, मैं आज जद पर अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं इससे पहले तो ये सांस सबकी रुक रही है, हवा किसी की नहीं, क्योंकि हवा जहाँ जहाँ जा रही है। तो वी नीड टू लुक एट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हमारे शहर आलूदा हो रहे हैं। क्योंकि रीजंस पता चलेंगी तो ही सॉल्यूशंस जो है वो सामने आएंगे। लेकिन ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी हैं मुनव्वर साबिर, वो ये कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत 10 नवंबर तक मसनूई बारिश बरसा दे तो स्मोक के साथ डेंगू का खात्मा भी हो सकता है। अब वो मजीद इस हवाले से क्या कह रहे हैं और साथ में वो ये खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर फौरी स्टेप ना लिए गए तो 18 माह के दौरान लाहौर शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ उनसे बात कर रहे हैं, तो ज़रा सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी
मौजूद हूँ और मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफिया के प्रोफेसर भी हैं। उनसे जानते हैं डॉक्टर साहब, इस वक्त जो लाहौर में देखा जाए और दिल्ली अगर इंडिया में देखा जाए तो ये वो दोनों हैं जो बराबर चल रहे हैं एयर क्वालिटी के लिहाज से, और दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बादल आ रहे हैं, अगर हम उनको कैश कर लेते हैं, बारिश बरसा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो अगले 5 से 6 दिन के लिए आलूदगी का इंडेक्स नीचे आएगा, सर्दी शुरू होने में मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये मद्देनज़र रखनी चाहिए, जनूबी एशिया ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क दुनिया के आलूदा तरीन मुल्क हैं। यानी सिर्फ शहर नहीं, अगर हम मुल्कों की रैंकिंग करेंगे तीनों आलूदा तरीन मुल्क हैं। कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब नहीं हो रहा, माजरत के साथ इंडिया का शहर दिल्ली और पाकिस्तान का शहर लाहौर या दीगर भी वो आखिरी दर्जे पर जा चुके हैं। ये बिस्तरे अलालत नहीं है, ये बिस्तरे मर्ग है। मिसाल के तौर पे ये प्रेडिक्शन की गई थी लाहौर के मुतालिक 5 साल पहले कि लाहौर शहर के पास 5 साल बचे हैं। अब वो कैबिनेट से भी लोग आए, कबीना से भी लोगों ने कहा ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अब आप ये देखें कि आपका जो नीम का पौधा है उसकी हालत ये है कि उसके सारे के सारे पत्ते डेड हो जाएंगे। अब मैं बात आज कर रहा हूँ, आप महीने 1.5 महीने बाद ना लाहौर शहर में जहाँ जहाँ नीम के दरख्त होंगे देखिएगा वो मुरझा जाएंगे, अदरवाइज़ वो सारा साल बाकी रहते हैं। अगर आपकी हुकूमत अरबाब इख्तियार इसमें सीरियस है तो धुआं देने वाली गाड़ियाँ, बिलखसूस ट्रांसपोर्ट की वो बसें और ट्रक जो कि एक भट्टे से भी ज़्यादा धुआं एक दिन में पैदा कर देते हैं या उसके बराबर, उन पर क्रैक डाउन करना होगा। तो ये सूरत हाल है कि ये तरीक़ा कार बताया है कि इस तरह हम आलूदगी से बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर तो जाहिर हो ही रहा है, तो लेकिन आने वाले दिनों में साल या 1.5 साल बाद यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर इट माइट बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन आप देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और ऐसे मुल्क में हैं, जेनेवा में हैं ग़ालिबन, आई गेस, तो जहाँ पर एयर क्वालिटी खासी बेहतर होगी, आई होप सो। लेकिन यहाँ पर आवाम जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो लोग जो है वो, अच्छा जी, जेनेवा की अगर बात करें मैं बता भी देता हूँ, 64 है जी इस वक्त AQI जेनेवा का, तो वहाँ पर ना मरियम नवाज़ साहिबा को कोई सेहत के मुतालिक कोई ख़तरा लाहक होगा, ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन यहाँ पर लोग खासे परेशान हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, हो सकता है इनका दौरा पहले का प्लान हो, लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ सोचा जाए, कोई इक़दाम लिए जाएँ ताकि चीज़ें सॉर्ट हों उनके लिए। चलिए जी, हम सिर्फ यही कह सकते हैं, ख्याल रखें, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें लाहौरी, और ख़ास तौर पर बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, जितना बच सकते हैं बचें, और गवर्नमेंट को चाहिए मज़ीद कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे सोल्यूशन निकले। अच्छा, कल एक वीडियो में देख रही थी हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की, वो ग़ालिबन कहीं बाहर निकले हुए थे और उन तक भिखारी पहुंच गए या उन्हें वो रास्ते में मिल गए, कुछ ऐसा मंजर ये हुआ। उसके बाद जो मुकालमा हुआ, अगर हम वो अपने नाज़रीन को दिखा दें तो फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं उनको कि आपके मर्द नहीं है क्या, मर्द भीख मांगे या क्या कह रहे थे? भीख, अच्छा वो भीख मांगने पेश हुए हैं या ख़वातीन के भीख मांगने पेश हुए? आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि मर्द नहीं है जो आप भीख मांग रही हो, तो मे बी। वैसे मुझे अच्छा स्लोगन अच्छा लगता है वैसे नून लीग का, क्योंकि कशकोल तोड़ने की भी बातें करते थे। अब IMF के पास हम जाते होंगे तो वो तो ऐसी सोच नहीं रखते होंगे हमारे मुताबिक। ये आपने एक पॉइंट, बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया। लेट्स सी, कर्ज तो कर्ज होता है, भले छोटा हो या बड़ा। अब जाहिर है, आई डोंट नो ये, अच्छा ये किसी ने वीडियो बनाई होगी मोबाइल से, आई गेस, हाँ यही मुझे लग रहा है। लेकिन उस वक्त वो, अच्छा क्या स्क्वाड के साथ कोई होगा या क्या, ये उस वक्त अचानक वीडियो ही मेड श्योर, गाड़ी रुकी, एक होता है ना कि गाड़ी सिग्नल पे रुकी और मांगने वाले आ गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक तो कहीं नहीं रुका हुआ, ख्वाजा साहब खुद स्पेशली रुके
अच्छा वैसे एक चीज़ है सदर, आप ये देखें, अभी आपको पता चला था 4000 सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को डिटेन किया है और फिर उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक होंगे 7 साल के लिए, क्योंकि ये लोग अब बाकायदा एक वो कहते हैं ना कि अच्छे रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, तो अच्छी भीख के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर तो रिलेट किया जाता है, ये जो भीख मांग रहे हैं कौन होगा, पाकिस्तानी होगा। कितने अफसोस की बात है। इसके ऊपर काफ़ी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी शिकायत की गई हैं। तो ये एक ज़ाहिर है कि, और मैं जब सेहतमंद लोगों को देखता हूँ, जवान लोगों को देखता हूँ ये काम करते हुए, जबकि वो एक मुफीद शहरी बन सकते हैं, स्किल सेट अपना कोई स्किल सीख लें, कोई ऐसा स्किल्ड वर्कर बन जाएं। कई लोग तो मजदूरी करके भी अपना काफी कुछ कर रहे हैं। और बड़ी ये इज्जत कहते हैं ना काम है, मजदूरी, मेहनत मजदूरी करना, और उसके बावजूद भी अगर लोग ऑप्ट करते हैं भीख मांगना, तो फिर ये बड़ी वाकई जो शर्म की बात है, तो गलत नहीं होगा कहना। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर मेरा और सदफ अब्दुल जब्बार साहिबा की जानिब से आपका खैर मकदम। तो कैसी हैं सब अब्दुल जब्बार, आप कैसी हैं, सब खैरियत है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड वगैरह में क्या सूरत हाल रही, सब खैरियत रही? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे खुनकी आप सुबह आप पहले 9 बजे कह रही है, रात गई भी थोड़ी ठंड थी, तो मौसम फाइनली चेंज हो रहा है। वो जो हमें इशरत ने जो प्रेडिक्शन कर दी थी 15 दिसंबर तक की, वो प्रेडिक्शन जो है ना, हमें इशरत की प्रेडिक्शन गलत साबित होती है, यहाँ पे दिखाई दी। हाँ, इशरत ने तो हमें डरा दिया था। मैंने कहा इतनी लंबी प्रेडिक्शन तो वो सरदार सरफराज भी नहीं करते। तो ये क्या हुआ? वैसे आजकल में लेंगे हम सरदार सरफराज साहब को ना, उनसे जानेंगे कि हमारी मेमोरीज रिफ्रेश करें, या ये हमें फील हो रहा है बाकी मौसम में कुछ तब्दीली क्या करें कि जो सर्दियों के जो लिबास हैं उनको बस छोड़ दें हम उनको। और खास तौर पर इतनी अच्छी मैंने इतने अच्छे अपर्स लिए थे गुज़िश्ता 3 साल में पहन ही नहीं पा रहा। हाँ सदफ, इतने अपर्स मैंने डिफरेंट कलर के, नियॉन कलर और ये जो है मस्टर्ड कलर और ये वो। हाँ आपकी जो और कई तो खोल के भी नहीं देखे, और अब वो पहनने के क्या करे बंदा, क्या करे? ये एसी चला के पहन के बैठे, एसी के फिर बिजली के बिल भी दोबारा से उसी तरीके से आना, और गैस के बिल भी अभी सर्दियों में बिजली के फिर भी कम आएंगे, गैस के ज्यादा आएंगे। मुझे नहीं पता, ये अभी खबर कंफर्म होनी है। सुनने में ये आ रहा था कि जी गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। इज इट ट्रू? अब वैसे भी रात को कितने 10 बजे जाती है, 9:35 पे अच्छा चली जाती है, और फिर सुबह आती है 6:15 बजे। अच्छा, मेरे तरफ जो है वो 10 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। तो अब यहाँ पर अगर इससे दौरानिया बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? मैं समझने से ऐसा ना हो कि दौरानिया मजीद बढ़ा दें और बिजली पे रिलाय लोग करना शुरू हो जाएं। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर ये खबर ठीक है कि नहीं, बट अच्छा जी, क्या बता रहे हैं खबर हमें? जी, बलूचिस्तान से हमारे पास खबर है, वो आप देखिए क्या में अवेलेबल है। एक ब्रेकिंग है, भले स्क्रीन पे दे दें जी, हम बताते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे, और एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाला जो था वो मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है, और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी और अहम अचीवमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। गैर मुल्कियों को भी ये निशाना बनाना चाहते थे, कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाना चाहते थे। 2 खुदकुश हमलावर हैं मुबैना तौर पर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। चलें तो इसी बड़ी जो डेवलपमेंट है इस पर बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम हमारे साथ हैं। अतिया, बताइएगा किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल ऐसा है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हिसाबदारों की मालूमात पर टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। लसबेला में ऑपरेशन के दौरान जो है 2 खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया, और ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और गैर मुल्कियों को निशाना बनाना चाहते थे, और कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड बंदर से गिरफ्तार हुआ है। IBOs के तहत कार्रवाइयों के दौरान दीगर मकामात से 4 मजीद दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतिया आपका। अच्छा जी, हम ज़रा यहाँ पर VPN का जिक्र कर लें, क्योंकि जो मुफ्त VPN सर्विसेज थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है PTA की जानिब से कि रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होगी। अब आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, लेकिन रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, क्या उसके अंदर पे जो चार्जेस होंगे आप तो वो PTA को देने पड़ेंगे? मंथली नहीं, वो आई डोंट नो क्या होगा। एक तो VPNs की अपनी भी सब्सक्रिप्शन फी होती है, सब्सक्रिप्शन होती है। अब आई डोंट नो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, चार्जेस आपको VPN को देने पड़ेंगे, उस कंपनी को देने पड़ेंगे, या PTA का इसमें
क्या रोल होगा। लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि जो एक्स ऐप है वो पाकिस्तान तक एक्सेस लोग पाकिस्तानियों के उसमें नहीं है, तो वो उसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और ट्वीट फिर उसके बाद वो उसी के ज़रिए कर रहे हैं बहुत सारी। अगर हम देखें वज़ीर आज़म ने भी जो है वो जब मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को, मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ, बिलावल ने दी तो उन्होंने मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि हम यहाँ पर बैठ के बात कर लिया करते थे और ज़ाहिर हवाले देते थे कि एक्स पे ये हुआ, अब एक्स पे ये देखना भी मुश्किल हो जाएगा और एक्स तक रसाई, अपनी एक्स तक नहीं, ये जो वेबसाइट है एक्स उस तक रसाई बहुत मुश्किल मज़ीद बना दी है। लेकिन अब चक्कर ये है कि जो लोग वैसे ही वीपीएन क्यों यूज़ करते थे कि गैर कानूनी तौर पर नेट की एक्सेस, कि कोई ऐसी वेबसाइट जो कि खोली जा सके, अब उसकी रजिस्ट्रेशन या तो बैन करते हैं, रजिस्ट्रेशन समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। मतलब जो पर्पस था कि गैर कानूनी वेबसाइट ना खोली जाए, तो क्या वो अब बलाओ है? आई डोंट गेट दिस, मुझे समझ नहीं आया, ज़रा समझ नहीं। अच्छा, अब आगे ज़रा देख लेते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरनेट पर दस्तयाब मुफ्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जिसे वीपीएन कहते हैं सर्विसेज ख़त्म करते हुए सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन को, वर्ड मेरे मुंह से इस वक्त जिस तरह निकल रहा है, लाजमी करार दे दिया है। पाकिस्तान में अच्छा जैसे इंटरनेट हमारे यहाँ चल रहा है उसी तरह हो रहा है। पाकिस्तान में मुताबिक इंटरनेट सार्फिन की जानिब से इंटरनेट सर्विसेज में दुश्वारी के साथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तक महदूद रसाई की शिकायत जो है वो सामने आती रही। इस पर आपने देखा मीटिंग्स भी होती रही IT मिनिस्ट्री और जो उससे रिलेटेड कमेटी थी। अब क्या होना है जी, अब इसका मकसद क्या है? अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि पहले से पाबंदी का शिकार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स तक रसाई को महदूद करना था, क्योंकि मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन होगी तो उसकी कोई अच्छी खासी हेफ्टी चार्जेस होंगे, क्योंकि एक अच्छा वीपीएन अगर आप उसको करते हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी मंथली भी अच्छी खासी होती है। और प्लस आप मुझे ये बताइए कि अब उसके अंदर वीपीएन की रजिस्ट्रेशन, अगर एक तो उस पार्टी को आप पैसे दे रहे हैं क्योंकि मुफ्त में मोस्टली वीपीएन अब नहीं आ रहे, दूसरा ये कि गवर्नमेंट को भी इसमें पैसे देंगे, तो फिर ये है कि ये समझे एक तरह का पीटीए अप्रूव्ड आईफोन ही हो गया। तो दो जगह आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक इसके ऊपर आगे चल के ना हम ये करेंगे कि ये जो खबर है इसके ऊपर आगे जब डिटेल्स आएंगी तो हम किसी एक्सपर्ट को लेकर भी इस पे बात करेंगे। खबर आई थी तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, अब इस पे देखना है क्योंकि सोशल मीडिया पर ही काफी गर्दिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको फैक्ट चेक करें कि इसमें क्या मामला और तरीकेकार क्या और पीटीए का इस पे एक्चुअली वर्जन क्या है, तो हम ये जानने की इस पे जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरह होगा अगर तो ये फैसला हुआ है। तो बहुत सारी इसमें अभी चीज़ें हैं जो हमें समझना है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह की खबर आ रही थी तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। लेट्स सी कि इसकी मजीद क्या डिटेल्स होती हैं, अगर तो इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स हैं। अब जरा बात कर लेते हैं जीप रैली की, और ये जीप रैली है जो कि थल के मुकाम पर हुई और उसके अंदर जी ये आसिफ फजल चौधरी साहब ये जीत चुके हैं और प्रीपेड कैटेगरी में सबको पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ 18 मिनट 3 सेकंड में उन्होंने रेस को फिनिश किया है। और फिर फैसल शादीखेल दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर है। ख़वातीन रेसर्स में दीना पटेल बाजी ले गई, लालीन अखुनज़ादा का दूसरा और सलमा मरवत का तीसरा नंबर रहा। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने मैदान मारा और रैली में पहली बार बग्घी रेस भी मुतारिफ कराई गई जहां नदीम खान कामयाब हुए। कितने आई कैचिंग शॉट्स होते हैं वैसे सदर भैया, कितना मतलब कितने एडवेंचरस ये आप देखिए स्पोर्ट है और इसमें आसान जो है नहीं। आई थिंक ड्राइवर जो है उसको कमाल महारत होनी चाहिए और ड्राइव करने के लिए बल्कि जीतने के लिए। भाई तो गाड़ी इतनी मॉडिफाई की जाती है, इतने खर्चे किए जाते हैं दुनिया भर से, सस्पेंशन ताकि ऊंचा हो, फिर रेजिलिएंट हो। स्किल्स हैं जो काम आती हैं। अगर 3-4 रेसर जो है वो अब ज़ाहिर है सभी स्किल्ड होंगे तो आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं, फिर रफ्तार के साथ कंट्रोल किस तरीके से आपने करना है, क्योंकि देखें गन जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना गनर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेविगेटर जो साथ बैठा होता है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये साइड क्लियर है, इधर से जाने दो, फिर उसके बाद बड़ा। और वैसे बड़ा मुश्किल है इस तरह का शौक रखना। अच्छा, हम वैसे अक्सर ऐसे शौकों का ही तस्करा करते हैं जो बड़े महंगे और मुश्किल होते हैं। घुड़सवारी देख लें तो मतलब तैयारी, और ख़वातीन जो हिस्सा ले रही हैं, आप देखिए सलमा का हम अक्सर नाम सुनते रहते हैं और सोचिए ये रफ्तार के मतलब इस तरह से चैंपियन होना, ये देखिए। और आप पूरा इसके अंदर सेफ्टी केज एक बना होता है ताकि हादसे की सूरत में गाड़ियां इसमें उलट भी सकती हैं रफ्तार के पेश नज़र, कुछ भी हो सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, या सड़क पे एक स्पीड ब्रेकर आता है तो अगर आप उस पर गाड़ी को स्लो ना करें तो फिर क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें भले यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है बट स्टिल जो एक रेगिस्तान पर जो गाड़ी चलाना है वो बहुत मुश्किल। मुझे एक बात बताए ना कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो चल रही हैं धुंध में, हो सकता है कई दफ़ा आपको ट्रैक भी नहीं नज़र आता हो, विजिबिलिटी नहीं हो, क्योंकि रेत का पूरा तूफान है। एक गाड़ी आगे से गुजर गई, दूसरी गुजर गई, पूरा एक डस्ट का स्टॉर्म है, कैसे नजर आते होंगे।
हाउ दे नेविगेट, और उसके बाद जी हमने रिजल्ट आपके सामने शेयर दिए कौन जीता है। लेकिन ना सिर्फ यहीं से हम आपको जीत के बारे में बताएंगे, मुसलसल हम देख रहे हैं अच्छी खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स के एरिना से और आजकल खेलों के मैदान से। हम देख रहे हैं चाहे क्रिकेट हो चाहे दीगर खेल हो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्नूकर की, जहाँ मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और यकीनन हम ये कहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है तो कम नहीं है। कतर के शहर दोहा में ये चैंपियनशिप खेली गई। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में ईरानी केविस्ट को शिकस्त दी और बेस्ट ऑफ 9 के फ्रेम्स में आसिफ ने 3 के मुकाबले में 5 सेट अपने नाम किया। अच्छा, हमने भी कोशिश की थी अशफाक, रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले। यस आपको याद और बड़ा अच्छा खेल है, गेम बड़ा अच्छा हो गया था। हाँ, तो मुझे तो बहुत हद तक समझ भी नहीं आया था। नहीं सदफ, मैं तो समझ गया था और बाकी मेरा गेम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन उस वक्त तक हमारे साथ गेम हो गई थी। जब तक हम गेम खेलते, खाने खाते, गेम खेलते, काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा। खाने वैसे बड़े लजीज थे, डाइट फूड भी बड़ा अच्छा डाइट था फूड तो और एक्सरसाइज का माहौल भी बड़ा डाइट फूड तो मैंने भी रच के खाया डाइट फूड। चलें जी, हम बाकी बातें आपके सामने नहीं करेंगे। चलें जी, लेकिन हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, जो कहते हैं ना स्टार ऑफ द शो इस वक्त हमारे साथ है। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत आपको मुबारक हो आसिफ, और ज़बरदस्त तीसरी बार आपने टाइटल अपने नाम किया है। ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से पॉसिबल किया आपने इस जर्नी को अगेन दोबारा से तीसरी बार जीतना, क्या क्या मुश्किलात रही? देखें जी, मैं समझता हूँ क्योंकि सबसे पहला जो टूर्नामेंट कोई भी होता है उसमें वो आसान कभी भी नहीं होता। उसमें जितनी भी कंट्रीज़ खेलती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे आए होते हैं। और ये टूर्नामेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से भी था कि इसका पहले क्वालिफायर था, फिर क्वालिफायर के बाद मेन स्टेजेस आती थी, ग्रुप स्टेजेस, फिर उसके बाद फिर नॉकआउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पहले मैंने क्वालिफायर जीता, फिर मैंने नॉकआउट में ग्रुप स्टेजेस में जगह बनाई, फिर नॉकआउट का सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये टाइटल जीत सका। अच्छा, वैसे फाइनल तो आप ईरानी हरीफ से हुआ, लेकिन उसके अलावा कौन सा ऐसा हरीफ था जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? देखिए जी, मैच तो मेरे ख्याल से सारे जो हैं वो टफ़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान मैच मिलता है इंसान को, लेकिन 2 मैचों में थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन पैदा हुई थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जीत गया। एक कतर का प्लेयर था अहमद सैफ, वो बहुत अच्छा खेला। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा खेलेगा, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा हम पिछले कोई 15 साल से एक साथ खेल रहे हैं और मैंने इतना बेस्ट गेम उसका कभी नहीं देखा। और जबकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था और मैं बैक टू बैक 270 के ब्रेक मारे, मैंने 2-0 किया और फिर उसने काउंटर वही 2 क्लियरेंस की 70 की। तो ये मुश्किल था, थोड़ा सा मैच मुश्किल में गया। 3 ऑल हुआ, वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया। तो उसके बाद फिर सेमीफाइनल का मैच मेरा एक्स प्रोफेशनल प्लेयर है माइकल जॉर्जियो, जो कि साइप्रस हैं, वो शूट आउट का चैम्पियन भी है प्रोफेशनल का। तो उसको बीट करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे। काफ़ी मैच में चेंजिंग आई, कभी उसकी पोजीशन में चला गया मैच, कभी मेरी पोजीशन पे आ गया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ाइट होने के बाद वो मैच मैं जीत गया। तो आसिफ, ये बड़ा कहते हैं ना, इसमें आपने बड़ी गौर करना होता है, बड़ा इसमें अपने दिमाग लगाना होता है। दिमाग का ये एक तरह से खेल है, स्किल्स अपनी जगह। तो कितना पुरएतमाद थे आप इस जीत को लेकर? जी देखें, जब मैंने माइकल जॉर्जियो को जीता था तो तब मुझे यकीन था कि मैं ये टाइटल इंशाल्लाह जीतूंगा पाकिस्तान के लिए। और मेरे लिए ये एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात थी कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज तक जितने भी फ़ाइनल खेले हैं और जितने भी बड़े इवेंट में फ़ाइनल खेला हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया है। उसमें अल्लाह ने मुझे हमेशा कामयाबी दी है, तो इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मैं ये टाइटल जो है वो इंशाल्लाह अपने नाम करूँगा। अच्छा, इसके साथ साथ ज़ाहिर ही बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन बन गए हैं, मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो क्या आपसे हुकूमती सतह पर कोई रब्ता किया गया, या जिस तरीके से एक शायान शान इस्तकबाल होता है प्लेयर्स का, अब एक रिवायत बन चुकी है कि अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सरकारी तौर पे तो कुछ नहीं हुआ। और मैंने देखें, एक प्लेयर का काम ये है कि वो अपने एंड पे सारा काम पूरा करे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने एंड पे पूरा काम किया। मैंने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए तीसरी बार।
जो कि मैं समझता हूँ कि ये खुद बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3 बार टाइटल जीतना, एक ही टाइटल को 3 बार जीतना, और दुनिया में 2 वाहिद खिलाड़ी हैं जो ये टाइटल जो है वो 3 बार अपने नाम कर चुके हैं। एक इंडिया के पंकज अडवाणी हैं और दूसरा मैं हूँ। जो मैंने अभी टाइटल जीता तो मैंने उनका जो रिकॉर्ड था उसको टाई किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है, जीत के आता है, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफ़ी लेके आता है, तो जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको आना चाहिए, उनको रिसीविंग करनी चाहिए ताकि प्लेयर का हौसला बढ़ सके। हमारी कोई भी स्पोर्ट्स है उसको एक बूस्ट मिल सके। आपने कहा कि हुकूमती इक़दाम होने चाहिए ताकि प्लेयर्स का जो है हौसला बढ़े। क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि इस खेल को मज़ीद पजीराई मिले, हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो, और मज़ीद क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि हमारे पास एकेडमी नहीं है। एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमी नहीं है तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने तौर पे हर जगह पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और एक जगह पे उनका कभी कैंप नहीं लगता काफ़ी टाइम से। तो कैंप में ये होता है कि प्लेयर्स एक दूसरे की गलतियाँ निकाल लेते हैं, सीनियर जो है वो जूनियर्स को काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी फ्यूचर में इंशाल्लाह वो बेहतर गेम खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए टाइटल। अच्छा, और मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान हैं, क्या सोच रखा है आपने, कहाँ कम्पीट करेंगे? फिर वही काम कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जीत का सिलसिला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से शुरू है और आज 2024 इख्तिताम को होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपने तौर पे अपने एंड से वो जो कर सकता था वो कर लिया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे काम करे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स को सपोर्ट करें, डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करें ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि जब भी पाकिस्तान के लिए खेलूँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के आऊँगा। जैसा कि माजी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करूँगा। पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हार्ड वर्क करने के बाद ये पाकिस्तान के लिए खेलूँगा और मज़ीद बहुत सारे टाइटल जीतेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आसिफ हमारे साथ थे और होपफुली इनकी जो कहते हैं ना इस तरह कामयाबी का सफ़र जारी रहे और मज़ीद भी हम और नौजवानों और लोगों को देखेंगे उस तरफ आए। चलिए जी, एक खबर जो बड़ी कंसर्निंग है ये छोटे बच्चों से मुतालिक, हमने पहले ही खबरें सुना करते थे कि ये जो गैंग है जो बाइक्स वगैरह चोरी करते हैं उसके अंदर छोटे बच्चे मुलव्विस होते थे। अब ज़ाहिर है उनके ऊपर शक कौन कर सकता है, लेकिन वो ऐसे एक्सपर्ट होते थे कि वो एक तो आप भरोसा करते थे कि बच्चा खड़ा है तो क्या होगा, लेकिन वो बच्चे उसमें मुलव्विस होते थे। और दूसरा ये है बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो खबर आई है डस्का से वो और भी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि पेट्रोलिंग पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक 9 साला बच्चे से 2400 ग्राम मनशियात पकड़ ली। 2400 ग्राम मीन्स के 2 किलो से ज़ायद, ये 2.5 किलो के करीब मनशियात उससे पकड़ी गई है। और बच्चे ने ये एतराफ़ किया है कि 12 शहरों में मनशियात सप्लाई कर चुका है। मैं समझने से कासिर हूँ कि ये कितना अलार्मिंग है। हम ख़वातीन और बच्चों को उस नज़र से नहीं देखते, ये किस तरीके से ऑपरेशन करके उन्होंने पकड़ा होगा। बच्चे का रिश्तेदार हर्ट के वो मनशियात जो है उस जो बच्चे का रिश्तेदार है वो उसे देता था सप्लाई करने के लिए। अब राना गुलाम मुस्तफ़ा हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। राना गुलाम, ये बच्चा जो है इसकी एज क्या है? दूसरे ये जो इसने एतराफ़ किया है कि रिश्तेदार का जो दी हुई मनशियात है वो सप्लाई करता था, तो ये पैसे पे बच्चे को पहले पकड़ा कैसे गया, मालूम कैसे हुआ कि वो ये बच्चा ये काम कर रहा है? जी देखिए, ये पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ के इंचार्ज यासर और जो ENF है उन्होंने मुश्तरका तौर पे मोड़ गलोटिया चौकी के करीब ही नाका लगा रखा था, जिन्हें मुखबर की इतला थी कि कोई मंशियात की सप्लाई जो है वो की जा रही है अपना KPK के किसी इलाके से। अच्छा। तो जो ही ये तेज रफ्तार रक्षा है उसको रोका उन्होंने। पहले भी कई गाड़ियां जो है चेक की हैं, तो रक्षे को रोका जिसका नंबर भी नहीं था, उन्हें रोका तो ड्राइवर को चेक किया, ड्राइवर के पास से कुछ चीज ना जो बरामद नहीं हुई। फिर पीछे एक सीट पे अकेला बच्चा बैठा हुआ था जिसके पास एक शोल्डर बैग था, उसको चेक किया। जब चेक किया तो उसके बैग से कुछ पैकेट जो है वो बरामद हुए, और जब उन्हें खोल के चेक किया था तो उसमें मंशियात थी जिन्हें मौके पे तोला। तो जब सरसरी जो इन्वेस्टिगेशन की मौके पर उन्होंने
तो बच्चे ने बताया कि उसका रिश्तेदार मुशर्रफ वगैरह जो है वो उसे देते हैं। ये बच्चा जो है पाड़ा का रहने वाला है, 9 साल इसकी उम्र है। इतनी कम उम्र, कितने ये तशवीशनाक बात है कि बच्चों के जरिए इतनी बड़ी जुर्म जो है वो कराए जा रहे हैं। तो रिश्तेदार बच्चे ने बताया कि मुशर्रफ जो है उनके वो देते थे, और बच्चे ने ये भी इंतजाम किया कि वो 12 जगहों पे जो है ना सप्लाई दे के आ रहा है। रास्ते में बाड़े से चलकर दरगाह तक पहुंचने के लिए उसने मुतअद्दिद जो है ना गाड़ियां वो तब्दील की ताकि वो पकड़ा ना जाए। 9 साल का बच्चा है, लेकिन उसके ये एक्ट भी जो है ना काबिल तशवीश है। ठीक है, थैंक यू सो मच राना गुलाम मुस्तफा साहब। हमें जो करें DSP एहसान जफर, बेसिकली ये हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के। बहुत शुक्रिया जी एहसान साहब, आपने हमें बताया, इससे वाले का रब्ता किया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं इस पर। ये ज़रा बताइए कैसे शक हुआ कि एक 9 साल का बच्चा इस तरह के काम में मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम शक की निगाह से नहीं देखते बच्चों को। तो इस वाक़े से मुतालिक ज़रा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाह, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि मोरखा 8/11/24 को वक्त तकरीबन 10:30 बजे हमारी पेट्रोलिंग पोस्ट पे ANFS लोगों के साथ मिलकर हमने नाका लगाया हुआ था। अच्छा। वहाँ पे एक रिक्शा आया जिस बला नंबरी, तो उसको रोका, जब चेक किया तो उसकी पिछली सीट पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा। तो उस बच्चे के पास एक छोटा सा बैग पड़ा हुआ था। जब उस बच्चे को नीचे उतार कर बैग को चेक किया तो बैग के अंदर एक डिब्बा था मिठाई वाला, उसके अंदर 2 पैकेट थे चिप्स के, जिसने वजन किया ये तकरीबन 2400 ग्राम बने हैं। मजीद बच्चे से जब पूछा तो उसने बताया कि मेरे को अजीज हैं पख्तूनख्वा में, वो मुझे साथ लेके आते हैं और ऐसे ही मैं पहले भी कई दफा ये काम कर चुका हूँ। तो इसके लिए मुकदमा दर्ज कर लिया, मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं हम। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? बच्चा इस वक्त कहाँ पर है? बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इसकी मजीद हम तफ्तीश कर रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लेके आया, जो भी मजीद है इसके लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं NFA वाले। अच्छा, लेकिन ये जाहिर है कि जुवेनाइल है तो उसका कोई ना कोई हैंडलर तो उसका होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुद अपने कहने पे, और उसकी कोई फ्री विल तो हो नहीं सकती क्योंकि ही इज जस्ट 9 years old। तो क्या हैंडलिंग इसकी इस तरह से की जा रही है? और ये जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है, मेरे ख्याल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्या उनसे रब्ता किया गया है? जी उनसे रब्ता किया गया। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से। तो इंशाल्लाह जो इसके असल जो है इसको भेजने वाले जो पीछे, वो भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एहसान जफर साहब। और ये भी पहलू देखना होगा कि ये सिर्फ वाहिद बच्चा नहीं होगा जो यहाँ पर इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मज़ीद इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर बच्चे का भी थोड़ा, और ज़ाहिर है उसके पेरेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि वो सारी सूरत हाल में क्या बता रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर ज़रा हम अमन व अमान से मुतालिक बात करेंगे। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 खारजियों को ठिकाने लगा दिया है। अब इसकी डिटेल जो ISPR की जानिब से बताई गई है वो ये है कि फोर्सेस ने स्पिनबॉम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, फायरिंग का तबादला हुआ, 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश में 2 खारजी हलाक, 2 ज़ख्मी हुए। और इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज को ठिकाने लगाया है। अब ये जो खवारिज हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। अब कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है और इस जंग में जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। और गुज़श्ता दिनों वो आपको पता है बलूचिस्तान में जो अंदोहनाक वाक़या कोयटा रेलवे स्टेशन पे कितनी कीमती जानें उसमें ज़ाया हुई, अल्लाह करके अमन कायम हुआ था। लेकिन ये जो खारजी हैं ये इस तरह की हरकत में मुलव्विस होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से कहते हैं कि सूबे से फ़ौज निकल जाए तो पुलिस अकेले दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। मज़ीद क्या कहा, ज़रा आपको दिखाते हैं। अच्छा, बहरहाल चलें इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब। वक़ार साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 खारजियों को ठिकाने लगाया और फिर ये है कि जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे 2 खारजी, उनको भी मारा गया। ये जो वैसे काफ़ी कोई वाक़यात अगर कोई दहशतगर्दी का हो जाता है तो क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन ये जो IBOs हो रहे होते हैं या इस तरह के जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं इससे कितने पाकिस्तानियों की जान बचाई जाती है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, इससे पहले कि हम बात करें कि अभी जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, 4-5 आई थिंक जो बड़ी रीजन है जो अफेक्ट कर रही है इस लड़ाई को, उसमें आई थिंक आई ब्रीफली मेंशन, एक तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, थोड़ा किसी हद तक पॉलिटिकल विल भी है दोनों सूबों में। सफात बुक्टी साहब है बलूचिस्तान में और इधर मिनला गंडापुर जो एग्जीक्यूटिव आप कह लें लीड करते हैं पॉलिटिकली, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो है ना आई वुड से नॉन सीरियसनेस तक नजर आती है। मतलब अगर ऐसी चीज है तो इसको ट्रिविलाइज अगर स्पेशली केपी में। दूसरा जो है आप बताए होस्टाइल एक्सटर्नल नेटवर्क्स हैं, चाहे अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर इंस्टेंस इंडिया का इंटरेस्ट वैसे एंटी पाकिस्तान रहता है, इस तरीके से देयर आर होस्टाइल फोर्सेस अगेंस्ट सीपैक या कोई भी डेवलपमेंट, तो वहाँ पे कन्वर्जेंस है। और अभी भी आपने देखा जेपी सिंह गए हुए थे, इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, और मुल्ला याकूब को, और ये ट्वीट किया मुल्ला याकूब की सोशल मीडिया टीम ने दिखाने के लिए कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है। अच्छा। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसमें आपने देखा कि जो इलीगल अगवान्स हैं उनके कार्ड्स बने, और तो ये इसी तरीके से फिर आई वुड ऐड जो मीडिया की लड़ाई हो रही है उसमें लिबरल लेफ्ट कई दफा, मैं सिर्फ एक आई थिंक एक बहुत बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, नाम नहीं लूंगा, जिसकी बात बहुत फॉलोइंग है। अच्छा। वो 24 सितंबर को लिखते हैं जी कि ऑल्दो टेररिज्म पे बात होनी चाहिए, लेकिन बलोच यकजहती काउंसिल को जब अंडरमाइन करते हैं मीडिया को, ये बड़ी ज्यादती है। तो जस्ट इमेजिन कि आप जो है कौन सी साइड ले लें, तो ये तो हो गई आई थिंक रीजन है। बाकी आयतें मेरे ख्याल में ये लड़ाई अभी फाइनल स्टेज में है। अच्छा। और देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज लास्ट ईयर से अगर आप देखें, सबसे पहले एक ब्रास ऑर्गेनाइजेशन थी बलूचिस्तान में, बलोच राजजोई संगत, जिसको क्रैक किया गया, BNA के बड़े लीडरों ने हथियार डाले, और फिर अभी आपने देखा कि BLA जो बड़ा ग्रुप है उसके लोग भी हथियार डालना शुरू हो रहे हैं। तो अभी एक फाइनल लड़ाई है जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी नजर आएगी टेररिस्ट वाली साइड। आज भी 2 खुदकुश हमलावर पकड़े गए हैं सर, जो कि यहाँ पर गैर मुल्कियों को कराची में और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी एग्जैक्टली, वही अभी जो है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी पिकअप करेंगे। बाकी आई थिंक अगर ये पॉलिटिकल विल, लाइक मैं श्रीलंका की मिसाल देता हूँ कि आई थिंक 8-10 साल पहले एक टेस्ट अटैक हुआ था चर्च में, एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई नहीं होने देना, तो दे पुट ऑल द एफर्ट, और उसके बाद नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में अभी चूंकि लड़ाई फाइनल स्टेज में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आप देखें कि मिलिट्री हो, फ्रंटियर कोर हो, इवन लॉ एनफोर्समेंट पुलिस है, हाथ बांध के लोग कहते हैं जी आप लड़ें, आप हाथ भी ना लगाएं, लेकिन सिक्योरिटी भी हो, ये 2 चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, वकार साहब हमारे साथ स्टेज में है। हाँ। और दोनों तरफ से पूरा जोर लगाएगा। वकार साहब जरा केपी की तरफ आते हैं। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं कि सूबे के हालात बहुत ख़राब हैं, गैर मुल्की सयाह नहीं आ सकते, कॉलेज तक बंद पड़े हैं, तो क्या वाक़तन हालात इस हद तक तशवीशनाक हैं? किसी हद तक पॉइंट स्कोरिंग भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी गंडापुर साहब को ठीक है, धरने जुलूस अपनी जगह, सारा जोर उधर लगाया हुआ, दे नीड टू नाउ फोकस। अभी हम आई थिंक लास्ट मंथ भी गए थे, स्वात जो है चीजें काफी बेहतर हो रही हैं, टूरिज्म भी आ रहा था। बीच में आपने देखा मलन के पास एक डिप्लोमेट्स के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो होस्टाइल एजेंसीज तो कर, मेरे ख्याल में सारी एफर्ट होनी चाहिए गवर्नेंस पे, और दूसरा फोकस करें जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है, इस तरह डिप्लोमेटिकली भी आपने ऑफेंसिव में जाना है ताकि अफगानिस्तान को कन्विंस किया जा सके, तालिबान गवर्नमेंट को, कि ये लूजिंग वॉर है। तो मेरे ख्याल में और ये जो आई थिंक रिटोरिक है जी कि फौज निकल जाए, खुदा ना खास्ता फौज अभी इंडिया की तो नहीं है, तो गंडापुर साहब को बताएं जी कि फिर आप ले आए उधर से भारत की फौज ले आए या अफगानिस्तान को बुला ले, तो पाकिस्तान आर्मी इज वेरी मच। लेकिन एक चीज ये वकार साहब, हम अक्सर बात करते हैं सिविलियन सेटअप के हवाले से, अच्छा हम अक्सर बात करते हैं, और स्वात में हमने देखा, वजीरिस्तान में हमने मिसालें देखी कि हम कहते हैं कि सिविलियन सेटअप की कैपेसिटी को ऐसे बिल्ड किया जाए कि वो एक ऑपरेशन के बाद वो उस खला को फिल कर सकें, यानी कि कोई वॉइड ना आए जिसके अंदर दूसरे अनासर आके अपनी जगह बना सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फर्दर? अभी एक साइड पे मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन सम रिलेशन टू योर क्वेश्चन, और शाते तो 2 जगह खुशी मनाएगी, मेनली इट वाज BLA के जो कार्डर थे सोशल मीडिया इंडिया में। अच्छा, एक साइड जो है हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, दे वर नॉट सेइंग कि जी गलत हुआ है, दे वर पॉइंट स्कोरिंग जी के सारा जोर हमारी तरफ लगा दिए। एक तो आई थिंक अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल, और सारे मिल के काम करें, लाइक आपका नेक्टा है,
उसके बाद इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, देन सूमो के अंदर भी बड़ी अच्छी एपेक्स कमेटियां वगैरह हैं कि आप डिसाइड कर लें कि किस चीज को खत्म करना है। इस पे बाय पार्टिजन आपकी लेट्स से पॉलिसी भी होगी और अप्रोच भी होगी। लाइक बीच में जब आपने ला के तालिबान को या टीटीपी को सेटल करना शुरू किया तो इश्यूज बने, तो मेरे ख्याल में इसका इंशाल्लाह हल भी निकलेगा। वी आर इन द फाइनल स्टेज और इनको डिफीट हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वकार साहब, हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे देख लेते हैं, वहाँ पर नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इसके बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 94,006 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जी, तो 100 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और आप ये देखिए कि 94,000 से ज़ायद यानी कि तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर चुका है। और ये भी वैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि स्टॉक मार्केट में अब ये आगे हो सकता है कि 1 लाख पॉइंट्स तक भी अबूर कर जाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम ये भी देख लें, बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं, मुआशी लिहाज से ये इंडिकेटर्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि जी बिज़नेस के लिहाज से इस वक्त हौसला अफजा माहौल है, लेकिन आवाम किस तरह से, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर हो रहा है, उसके इंडिकेटर्स थोड़े अलग होते हैं। चले जी, महंगाई की वजह से हम देखते हैं तकरीबन तमाम ही शोबे मुतासिर हुए हैं। और अगर हम ब्यूटी सैलून की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चार्जेस, अब कहते हैं ना, हर चीज़ के बढ़ गए हैं। सो लोग सोचते हैं हम हेयर स्टाइलिंग के लिए जाएं कि हम फेशियल के लिए जाएं, तो उन्हें अब एक चीज़ के लिए फ़ैसला करना पड़ता है। तो ये महंगाई किस तरीके से ब्यूटी सैलून्स पर असरअंदाज हो रही है, सैरिश खोकर हमें बता रही है। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं। महंगाई का असर आपने देखा? तो बहरहाल ये ब्यूटी सैलून्स के मसाइल पर बनने वाली रिपोर्ट मसाइल का शिकार हुई हैं, तो बहरहाल अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। चले जी। होशरुबा महंगाई ने खवातीन को ब्यूटी पार्लर से दूर कर दिया है। ये महज एक फैशन की बात नहीं, बल्कि खवातीन की जिंदगी की अहम जरूरत भी है, क्योंकि खूबसूरत नजर आना इनका बुनियादी हक है। महंगाई की वजह से सूरत हाल ऐसी हो गई है, अब बिजली के खर्चे देखो, आप प्रोडक्ट्स के खर्चे देखो। पहले हमारे ना पार्लर्स भरे हुए होते थे, हमें प्रोडक्ट्स ऊपर से कम रेट्स में पड़ती थी। अब हमें इतने हाई फाई रेट मिल रहे हैं तो हम ना क्लाइंट्स को मतलब वो रेट्स ही नहीं दे पा रहे। चार्जेस वगैरह ज़ाहिर पार्लर के भी बढ़े हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी वजह जो मेन वो है वो महंगाई। जिस तरह वो सबके ऊपर इसका असर पड़ा, इसी तरह हमारे पार्लर पे असरात बहुत हुए हैं। अब क्या करें कि कॉस्मेटिक्स मसनूआत की महंगाई ने ब्यूटी पार्लर की मालकान को परेशान कर दिया है। दुकानदार भी मुंह मांगी कीमतें मांगता है। क्लाइंट्स की कमी भी तशवीश का सबब है। देखा जाए तो माली हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। जो चीज़ 200 की थी वो 500-600 पे चली गई। मेकअप, परफ्यूम, हर चीज़ जो ब्यूटी रेंज है वो सब डबल हो गई। पार्लर की जो सर्विसेज हैं वो तो हर लेडी लेना चाह रही है, लेकिन हुकूमत ने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं कॉस्मेटिक्स पे। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि थोड़े रेट्स जो हैं हमारे लिए एटलीस्ट कॉस्मेटिक्स पे कम कर दें, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को सजना संवरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अक्सर ब्यूटी पार्लर्स नई स्कीमात और रियायतें मुतारिफ कराने की कोशिश करके अपनी खिदमात को मज़ीद काबिल रसाई बनाने में जुटी हैं। महंगाई की यलगार ने ब्यूटी पार्लर्स को भी ना बख्शा। अब देखना यह है कि हम खवातीन अपनी खूबसूरती को बरकरार रख पाती हैं या फिर ये माशी बहरान हमारी इन रौनकों को मांद कर देगा। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ सैरिश खोखर, ARY न्यूज़ सक्खर। ये देखिए जनाब, इसीलिए कहा जाता है कि ख़वातीन लंबी उम्र पाती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि अपनी आराइश और ज़ेबाइश के लिए अच्छे तरीके इस्तेमाल करते हैं। और मर्दों को ज़रा देखिए, इससे लंबी उम्र का क्या ताल्लुक? भाई वो इस तरह के चीज़ों में नहीं पड़ते जिससे उनकी सेहत को नुकसान। आप मर्दों की मिसाल में जो दे रहा हूँ उसमें देखें कि वो कहते हैं किसी दूसरे का मुंह लाल देखो तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में थप्पड़ कबड्डी एक बाकायदा एक खेल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसके अंदर एक मुँह पे, सीने पे ऐसी ऐसी चपेड़ें मारी जाती हैं। कैसे? अमीर उमर चमन बता रहे हैं। पंजाब के दे इलाकों में मुखालफ के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करने वाला थप्पड़ या तमाचेदार कबड्डी मैच का खेल रोज बरोज मकबूल हो रहा है। थप्पड़ कबड्डी के खिलाड़ी सारा साल 12 महीनों की निस्बत से 12 फूल नामी खुराक इस्तेमाल करते हैं।
खिलाड़ियों को सर्द मौसम में ठंडी चीज़ें और गर्द मौसम में ज़्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़, जबकि बरसात के महीनों में वर्जिश में कमी के साथ खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। रवायती साल की तरह कबड्डी का मैच होया अमजद माछी और गुड्डू पठान के दरमियान ते बड़ा दिलचस्प मैच होया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मुल्का इलाकों से शुरू होने वाले इस खेल को देखने के लिए लोग अपनी खेती बाड़ी और दुकानदारी तक छोड़ कर आ जाते हैं। खिलाड़ी कहते हैं जिस तेजी से ये खेल मकबूल हो रहा है तो उसको देखते हुए सर्कल कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी भी थप्पड़ कबड्डी का हिस्सा बन रहे हैं। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चनियोट। आप सोचिए कि स्लैपिंग कंपटीशन वैसे भी होता है इंटरनेशनली, लेकिन वो डिफरेंट होता है, लेकिन बड़ा वायलेंट है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में PTI को बाग जिना में जलसे की इजाज़त से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है और DC शर्की ने अपनी रिपोर्ट में कहा PTI को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चलें जी, वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।